आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूल में प्रिंसिपल के चयन प्रक्रिया पर यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को पत्र लिखा, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें स्कूलों में कैसे प्रिंसिपल चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल के चयन प्रक्रिया पर यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सुझाव दिया कि प्रिंसिपल में कौन से गुण अवश्य होने चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा कि चयन के दौरान यूपीएससी इस बात पर विशेष बल दे कि प्रिंसिपल में प्रशासनिक प्रक्रिया की समझ के साथ साथ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया और उनके मनोविज्ञान की भी गहरी समझ हो। उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रिंसिपल केवल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि स्कूल लीडर की भूमिका भी निभाते हैं। प्रिंसिपल के व्यक्तित्व का प्रभाव स्कूल के इकोसिस्टम में भी दिखता है। शिक्षा के लिए सरकार पर्याप्त संसाधन मुहैया करवा सकती है, लेकिन बदलाव लाने के लिए धरातल पर प्रिंसिपल को काम करना होता है। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में प्रिंसिपल के 363 पदों के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के बाद से स्कूल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में सबसे बड़ी कवायद साबित होगी। आपको बता दें कि यूपीएससी द्वारा प्रिंसिपल के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 300 अंकों की होती है और पूरे रिजल्ट में इसका 75% होता है। आपको पता है यूपीएससी 6 विषयों पर प्रिंसिपल के लिए एक उम्मीदवार की जांच करती है, जिसमें सामान्य विज्ञान, समकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, कौशल, तर्क क्षमता और मात्रात्मक योग्यता, शिक्षा नीतियों और शिक्षा माप और मूल्यांकन, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, कार्यालय संबंधी कामकाज प्रक्रिया आदि शामिल होता है। आपको उप मुख्यमंत्री को चाहिए ऐसे प्रिंसिपल जो बच्चों में बदलाव ला सके और जिसमें हर बच्चे और उसकी सीखने की क्षमता के प्रति विश्वास पैदा कर सके, दिल्ली की संस्कृति और विविधता का सम्मान कर सके, दिल्ली की जमीनी हकीकत को समझ सके, शिक्षकों को प्रेरित करे और उन्हें गाइड देने में सक्षम हो, साथ ही में रिसर्च और ओरिएंटेड माइंडसेट हो और हमेशा पढ़ने सीखने के लिए तत्पर रहे। आपको बता दें कि प्रिंसिपल के चयन के लिए आखिरी परीक्षा वर्ष 2012 में आयोजित की गई थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, हमने हाल ही में देखा कि जो यूपीएससी के एग्जाम है उसके लिए जो है एक सुझाव कहीं ना कहीं दे दिए गए हैं। क्या कुछ लगता है, प्रशासन इस चीज के लिए तैयार है अभी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के शिक्षा मंत्री की, तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री जो है वो दिल्ली की स्कूलों को और दिल्ली की शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अब सीबीएसई के जो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको भी पत्र लिखा गया है, यानी कि मनोज सोनी को जिस तरीके से पत्र के अंदर भी कहा गया है कि हमें दिल्ली के अंदर ऐसे प्रिंसिपल चाहिए जो बच्चों को समझ सके और बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उसको डेवलप कर सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शिक्षा करेंगे, कहते हैं शिक्षा की, तो लगातार उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की जो सीखने की क्षमता है या फिर कहें बच्चों को जो विकास है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें 2020 की, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल का जो चयन होना है वो लगातार अपनाई जाएगी और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर बेहतर बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं 363 जो पद है प्रिंसिपल के वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब अपनाने वाली है और इस पे लेकर लिखित परीक्षा भी करवाई जाएगी और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी जो 300 अंकों का जो पेपर होगा उसको लेकर लगातार कोशिश की जाएगी कि प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए ताकि जो बच्चों को आने वाले समय के अंदर और उनको विकसित कर सके, यानी कि चाहे वो इंग्लिश भाषा के अंदर हो, हिंदी भाषा के अंदर हो, सामान्य ज्ञान की भाषा के अंदर हो या फिर सामाजिक ज्ञान की भाषा के अंदर हो, लगातार हर क्षेत्र के अंदर बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उज्जवल होता हुआ नजर आया और उनको जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सुधार होता हुआ नजर आया। मतलब दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से, यानी कि प्राइवेट स्कूलों से कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और जो अभी तक जो बच्चों के जो परिजन है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते थे, मगर जैसे जैसे दिल्ली की शिक्षा जो बेहतर होती नजर आ रही है उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे कम होंगे और सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे ज्यादा
शिक्षा प्राप्त करेंगे। जी। जी देखिए, जिस तरह की जो सूची तैयार की गई है, तमाम तरह के गुण उन्होंने बताए हैं कि प्रिंसिपल में इस तरह के गुण होने चाहिए। पर देखिए, इसी के साथ हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे होते हैं, उनका जिस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे होना होता है, उसी तरह उनका मानसिक स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं बेहद ज़रूरी होता है। क्या लगता है प्रशासन को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बच्चों के विकास की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, अब प्रिंसिपल का भी चयन किया जा रहा है और प्रिंसिपल के अंडर ही हर स्कूल के जो टीचर होते हैं वो भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो प्रिंसिपल एक जब साफ छवि का होगा और कहीं ना कहीं बेहतर बच्चों की समझ रखता होगा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बच्चों का विकास किस तरीके से करना है, तो वही चीज वो टीचरों को बताएगा और टीचर भी उसी तरीके से बच्चों तक कार्य करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें बच्चों की मनोवैज्ञानिक की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बच्चे, हर बच्चे के अंदर एक गुण होता है और एक अवगुण होता है। वो कहीं ना कहीं जो गुण है वो प्रिंसिपल को और टीचरों को पहचानने होंगे, ताकि हर बच्चे के अंदर कौन सी काबिलियत है उसको बाहर लेके आया जाए और किस क्षेत्र के अंदर वो सफलता हासिल कर सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगी कि प्रिंसिपल और टीचर के माध्यम से इस तरीके के बच्चों का विकास जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार भी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार का हर तरीके से प्रयास है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल जो अभी तक कहीं ना कहीं 2014 से पहले के जो विकास था वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को अच्छा नहीं माना जाता था, प्राइवेट स्कूलों की तरफ अच्छा झुकाव हुआ करता था परिजनों का। मगर अब जिस तरीके से शिक्षा बेहतर होती नजर आ रही दिल्ली की, तो उससे तो कहीं ना कहीं जो परिजन है या फिर कहीं बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए। मगर जिस तरीके से अब लिखित परीक्षा की बात करें, जो प्रिंसिपल चयन किया जाएगा प्रिंसिपलों का और लगातार उसके अंदर भर्ती भी की जाएगी, 363 पदों के लिए प्रिंसिपल चाहिए दिल्ली के अंदर। तो लगातार हर तरीके से दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव होता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं, और ऐसे बच्चे उभर के आएंगे जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का नाम रोशन कर सके। क्योंकि दिल्ली सरकार जो जिस तरीके से प्रयास कर रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर काफी विकसित होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर करने की या फिर कहे बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक जो कह सकते पॉइंट है उनको समझने की, तो प्रिंसिपल किस तरीके से समझते हैं और जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर कितना विकास किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। जी। जी राजीव, इसी के साथ देखते हैं कि देखिए अभी यूपीएससी एग्जाम की बात हो रही है, पर इससे पहले भी कई सारे ऐसे एग्जाम हुए थे टीचर्स के लिए ही, जिसके अंदर जो है धांधली देखी गई थी, चीटिंग का या फिर कहीं पेपर लीक के जो इस तरह के मामले हैं जो सामने आए थे। क्या लगता है इस बार इस जो एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, प्रिंसिपल का जो चयन होना है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है, किस तरह की कोई धांधली इस वक्त सामने नहीं आएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें यूपीएससी प्रिंसिपल चुनाव की कसते प्रक्रिया की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पहले 2012 के अंदर की गई थी, अब वो कहीं ना कहीं 2022 के अंदर की जाएगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है। और जिन स्कूलों के अंदर अभी तक प्रिंसिपल के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे स्कूलों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बच्चे कहीं ना कहीं हर स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं नाम रोशन करते हैं, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो अब दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार जो है वो बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं स्कूलों का भी विकास करती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें प्रिंसिपल चुनाव कह सकते हैं प्रक्रिया की या परीक्षा की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समय सीमा भी रख दी गई है। अंक भी डिसाइड कर दिए गए कि 300 अंकों का पेपर होगा, उसके अंदर 6 सवाल होंगे और 75% के करीब नंबर होने चाहिए। लगातार प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके की समझ रखता है, जो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी वो किस तरीके से होगी, बच्चों की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से समझी जाएगी। टीचर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचरों को भी आने वाले दिनों के अंदर बेहतर किया जाएगा कि टीचर किस तरीके से बच्चों की जो परीक्षा है या फिर क्या उनकी जो समझ है वो किस तरीके से समझते हैं। और यहाँ तक कि जो इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, अभी तक 2 लैंग्वेजों में ज्यादा गौर किया जाता था, मगर अब मैथ के लिए भी या फिर कहे और लैंग्वेजों के लिए भी दिल्ली सरकार प्रयास करेगी और दिल्ली सरकार और लैंग्वेजों की तरफ भी बच्चों का ध्यान करेगी और स्कूलों का भी ध्यान करेगी, ताकि लगातार कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के अंदर बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का और अपने परिवार का नाम जो है वो रोशन करते हुए नजर आए। बच्चों की बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं कई बार तो ये देखा जाता है वो शिक्षा के क्षेत्र
क्षेत्र में नहीं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं। तो उसके लेकर भी प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की ये समझे कि वो बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को रखते हैं, और वो उनके लिए जो कितनी बड़ी बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, कह सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर क्या इंतजाम होने चाहिए, स्कूलों के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया क्या इस तरीके से होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं जो है वो प्रिंसिपल के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचती है, और सरकार जो है वो इसी को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव करने की कोशिश करती नजर आ रही है। जी जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक काम कर रही है। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में खास प्लान बनाया है। पार्टी उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जहां उसे 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब इसको लेकर के एक और बड़ा फैसला किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने इसके लिए कुछ बड़े नेताओं को इन सीटों की खास जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली की मिली है। आपको पता है अम्बेडकर नगर और मऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमरोह, संभल और मैनपुरी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और खास बात यह है कि जितेंद्र सिंह को जिन सीटों पर जिम्मेदारी मिली है उन सभी सीटों पर सपा का कब्जा है। एक और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता इन सभी सीटों पर पार्टी के चल रही चुनावी रणनीति की चर्चा करेंगे। इन सभी मंत्रियों का हर सीट पर 3-3 दिनों का प्रवास होगा और हर सीट पर फीडबैक तैयार किया जाएगा। ये फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा, जिसमें पिछली हार के कारणों का भी उल्लेख होगा। इसके अलावा सभी सांसदों और विधायक को भी अलग अलग बूथ दिए गए हैं। आपको बताएं कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसको लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक लगातार काम कर रही है। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में खास प्लान बनाया है। पार्टी उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जहां उसे 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब इसको लेकर एक और बड़ा फैसला किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है और पार्टी ने इसके लिए कुछ बड़े नेताओं को इन सीटों की खास जिम्मेदारी भी जो है वो सौंपी है। आपको पता है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर और मऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोह, संभल और मैनपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ आपको बताएं कि खास बात इसमें यह है कि जितेंद्र सिंह को जिन सीटों पर जिम्मेदारी मिली है उन सभी सीटों पर सपा का कब्जा है। एक और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता सभी सीटों पर पार्टी की चल रही चुनावी रणनीति की चर्चा करेंगे और इन सभी मंत्रियों को हर सीट पर 3-3 दिन का प्रवास होगा। तो चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे आगे की खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर के जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरी तरह से कमर कस ली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या कुछ खास अपडेट है? देखिए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अब फोकस पूरा है लोकसभा चुनाव पर, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार प्रयासरत है और उसको देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ तक पूरा काम कर रही है। और कहीं ना कहीं वो लगभग चुनाव के लिए जो लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने ये खास प्लान तैयार किया है और पार्टी ने उन सीटों पर खास फोकस किया है जो 2019 में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ में चली गई थी, उसको लेकर एक रणनीति, एक प्लान तैयार कर दिया गया है। और
बात की जाए तो एक बड़ा फैसला किया है। 2019 में हारी सीटों पर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करते हुए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी, सांसद है उनको जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं जो केंद्र मंत्री है उनको जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। बात की जाए तो जिम्मेदारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। नगीना और बिजनौर की जिम्मेदारी मिली है। तो वही केंद्र मंत्री सुरेश सिंह तोमर जो कि राज्य दिया गया है उनको श्रावस्ती दिया गया, अम्बेडकर दिया गया और मऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी देने का काम किया है। तो वहीं बात की जाए अहम जिम्मेदारी की तो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। और खास बात यह है कि जितेंद्र सिंह को वो जिम्मेदारी दी गई है जिन पर समाजवादी पार्टी का सीटों का कब्जा है। और कहीं ना कहीं केंद्र राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर और लालगंज लोकसभा सीट की जिम्मेदारी भी दी गई है। और ये बात की जाए तो ये नेताओं की सभी सीटों पर पार्टी की चुनावी रणनीति है वो चल रही है। और कहीं ना कहीं हर मंत्री को ये कहा गया है कि सीट पर 3 दिन का प्रयास करें। जो सीटें हैं जिनकी जो जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय मंत्री को जो जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो 3 दिन का प्रयास करें और वहां की जो कमियां हैं उसको टटोलने का काम किया जाए। क्यों हमारी हार हुई थी 2019 में, उसको टटोलने का काम किया जाए। और साफ तौर पर कहा जा सकता है पूरी तरह से टटोलने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन मंत्रियों की तैयारी पूरी शुरू कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट हमेशा रहा है कि एक चुनाव हम जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो लोकसभा चुनाव का बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदारी में लगी रही है और भी अन्य पार्टियां लगी। लेकिन इस बार फोकस ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो सीटें चली गई थी उन सीटों को कैसे वहां से बीजेपी के पक्ष में किया जाए। तो अहम जिम्मेदारी दी गई है और अहम जिम्मेदारी निभाते हुए उन मंत्रियों को कहा गया है कि 3 दिन का प्रवास करें। जिस जिले की जिम्मेदारी जिसको दी गई वो 3 दिन लगभग प्रयास करें और वहां पर जो कमियां हैं, जो चीजें पूरी नहीं हुई है और हार की वजह, इन सबको टटोलने का काम करें। जी जितेंद्र, इसी के साथ देखते हैं अगर यूपी की बात करें तो वहां पर पहले से योगी सरकार जो है राज कर रही है और अब हाल ही के अंदर देखा गया था कि देखिए बार बार इस चीज पर चर्चा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खास प्लान तैयार किया जा रहा है, खास प्लान तैयार कर चुकी है, रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर चुकी है। तो ऐसा क्या राजनीतिक खेल खेलने वाली है इस बार भारतीय जनता पार्टी? देखिए राजनीतिक खेल के लिए ये माना जा रहा है, ये कहा जाता है कि ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आधार पर, संगठन के आधार पर वो अपनी सरकारें बनाती है। और संगठन एक चुनाव जीतने के बाद या एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि देश के हर राज्यों में हमारी सरकार हो और कोशिश ही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य है लगातार जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हो, कहीं ना कहीं दोबारा उत्तर प्रदेश में वापसी हुई है। तो कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव होगा उसको पूरी तरह से तैयारी रणनीति तैयार की जाए और उसमें प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो सब पूरी तरह से जुटे होते हैं और संगठन पूरी तरह से ये तैयारी करने में लगा रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए। तो लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारी सबको सौंपी गई, रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति के आधार पर ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोल दिया है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे, राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए और बाला साहेब ठाकरे के जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने पर भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात कही थी। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक एनसीपी की ओर से केसरकर के आरोप का कोई जवाब नहीं दिया गया। केसरकर ने बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा, मैंने मातोश्री को सिल्वर ओक के दरवाजे पर कभी जाते नहीं देखा।
बाला साहेब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि अगर मैं अपनी पार्टी का आखिरी व्यक्ति हूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। एकनाथ शिंदे समर्थक नेता ने कहा कि इसलिए शिव सैनिक कभी भी शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे। बता दें कि एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन शिव सैनिक अभी भी हैं। इसलिए अगले चुनाव में 1 या 2 अपवादों को छोड़कर इन 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में भी शरद पवार की ही अहम भूमिका मानी जाती थी। उन्होंने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर लाने में सफल कोशिश की थी। आपको बताएं कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर जो है सीधा हमला बोल दिया है। एकनाथ शिंदे के गुट प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ उसमें शरद पवार का ही सबसे अहम हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे को जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने पर उन्होंने जवाब दिया कि शरद पवार के अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की जाती है, लेकिन पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था और इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन जो है अब उनकी तरफ से देखा जा सकता है। हालांकि अब तक एनसीपी की ओर से केसरकर के आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया गया। केसरकर ने बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि मैंने मातोश्री को सिल्वर ओक के दरवाजे पर कभी जाते ही नहीं देखा। बाला साहेब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि अगर मैंने अपनी पार्टी का आखिरी व्यक्ति हूं तो भी कांग्रेस के साथ तो नहीं जाऊंगा। एकनाथ शिंदे समर्थक नेता ने कहा कि इसलिए शिव सैनिक कभी भी शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे। बता दें कि एनसीपी के राज्य में कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वे अभी भी शिव सैनिक हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र का सियासी घमासान है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देखिए जो विवादित बयान है, जो बयानबाजी है लगातार चल रही है। क्या कुछ खास अपडेट है? बिल्कुल आयुषी जी, देखिए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी हलचल कम नहीं हुई है। लिहाजा दोनों पक्ष को नेता जो है एक के ऊपर एक आरोप लगाते नहीं सकते हैं। हालांकि इस बार जो है एकनाथ शिंदे गुट से आरोप लगाया गया है एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर, और यह बताया गया है कि शरद पवार ही है जो शिवसेना को एक नहीं बल्कि 2-2 बार बांटने की कोशिश की और बांटने में कामयाब भी हुए। अब ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर इसका सीधा टिकड़ा जो है शरद पवार के ऊपर लगाया जा रहा है कि शरद पवार ने ही शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की, जबकि शिवसैनिक कभी भी शरद पवार के पक्ष में नहीं रहे। लिहाजा लगातार जिस तरह से प्रदीप केसरकर लगातार ये कह रहे हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही है जो नारायण राणे और राज ठाकरे को अलग करने में कामयाबी हासिल की। जी देखिए, इसी के साथ में देखते हैं कि एकनाथ शिंदे के इस बाण के बाद या फिर कहें इस बयान के बाद में कहा जा रहा है कि शरद पवार की तरफ से जरूर कुछ तीखी टिप्पणी आने की आशंका जताई जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ रिएक्शन होने वाला है उनका इस? बिल्कुल, देखिए शरद पवार किसी भी जवाब को गंभीरता से लेते हैं। हालांकि आज माना जा रहा है कि शरद पवार जी का इस पे अपना खुद का मत आ सकता है, लेकिन शरद पवार एक ऐसे महाराष्ट्र के सियासी चाणक्य हैं जो हर पहलू पर अपनी बात रखते हैं। ऐसे में जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि शिवसेना को बांटने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार ही है जो कांग्रेस एनसीपी को मिलाकर शिवसेना में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में मदद की। इस दौरान कई बार जो है शरद पवार ही है जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनने में मदद की। तो शरद पवार एक बहुत बड़े चाणक्य के तौर पे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं और जो महाराष्ट्र की सियासी रणनीति है उसमें भी
काफी महारत हासिल है। ऐसे में तमाम बड़े जो दिग्गज नेता है वो शरद पवार से अपनी राय मशवरा जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से केसरकर ने आरोप लगाया है, जाहिर तौर पर इसका जो है रिएक्शन जरूर आ जा सकता है। अजय सत्य प्रकाश, इसी के साथ देखते हैं कि देखिए महाराष्ट्र की सियासी घमासान की बात करें तो हाल ही के अंदर उद्धव ठाकरे द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात की गई थी। क्या लगता है कि इसके बाद में जो महाराष्ट्र का सियासी हलचल है वो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल आयुषी जी, देखिए ये पहला मौका नहीं है, राजनीतिक दल जो है अपना पार्टी और पक्ष देखकर मौका देकर बदलते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की मदद करने की बात शिवसेना ने घोषणा की है, उसको लेकर कहीं न कहीं तमाम जो उनके घटक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी, ये बिल्कुल इस मामले को पूरी तरह से समझ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी हलचल है, सियासी दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो, लगातार इससे बचने के लिए भी एक उद्धव ठाकरे जो है इस निर्णय को अमल कर सकते हैं। फिलहाल संजय राउत ने इसने अपनी सफाई देते हुए कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें एक आदिवासी उम्मीदवार का मदद कर रहा है, जो हमारी शिवसेना वर्षों से करती आई है, और ये वही शिवसेना है जिसने सैनिकों में तमाम आदिवासी भी शामिल है, और ऐसे में आदिवासी विधायक को मंत्री भी बनाने के काम शिवसेना ने नहीं किया है। तो ऐसे में आदिवासियों के समर्थन में हमेशा शिवसेना खड़ी रहती है। यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू की मदद शिवसेना खुलकर कर रही। जी सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए चुनावी साल में राजनीतिक दलों के साथ साथ फ्रंटल संगठन भी जो है अब सक्रिय हो गए हैं। हिमाचल के मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी रणनीति के साथ बड़ी रैलियों की तैयारी चल रही है। भाजपा में जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चुनावी हुंकार भरेगा। सितंबर में हिमाचल में युवा मोर्चा महारैली होगी। इसमें 1 लाख युवाओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। रैली को लेकर मोर्चा ने तैयारी शुरू कर दी है। युवा गर्जना रैली नाम से होने वाली महारैली में 1 लाख से अधिक युवाओं की भीड़ जुटाई जाएगी। रैली का संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आएंगे। तो वहीं युवा मोर्चा ने हाल ही में बूथ स्तर पर डिजिटल सदस्य अभियान चलाया। प्रत्येक बूथ से 20-20 युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। हर जिले में जोड़े जा रहे इन युवाओं की महारैली का हिस्सा बनेंगे। आपको बताएं चुनावी साल में राजनीतिक दलों के साथ साथ फ्रंटल संगठन भी अब जो है सक्रिय होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हिमाचल के मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी रणनीति के साथ ही बड़ी रैलियां भी चलाई जा रही है। आपको बताएं भाजयुमो जल्द ही नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चुनावी हुंकार भरेगा और सितंबर में हिमाचल में युवा मोर्चा महारैली भी जो है आयोजित की जाएगी। इसमें 1 लाख युवाओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य अभी तक रखा गया है और रैली को लेकर मोर्चा ने तैयारी भी जो है पूरी कर ली है। युवा गर्जना रैली के नाम से होने वाली महारैली में 1 लाख से अधिक युवाओं की भीड़ जुटाई जाएगी। रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल आएंगे। युवा मोर्चा ने हाल ही में बूथ स्तर पर डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया और प्रत्येक बूथ से करीबन 20-20 युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी टीना, देखिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो हिमाचल के अंदर है रैली का आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम कहें कि मतदाताओं को रिझाने की पूरी जो कोशिश है भाजपाइयों द्वारा की जा रही है। क्या कुछ खास अपडेट है? बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव है, महज 3 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में जो है राजनीतिक दलों की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी दल जो है अपने अपने जो मतदाता है उनको रिझाने में जुटे हैं। तो ऐसे में जो है जो राजनीतिक दलों के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहीं कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और ऐसे में जो हिमाचल में है जो युवाओं का जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है और युवा माना जाता है कि वोट प्रतिशतता में युवाओं का एक अहम योगदान होता है। तो ऐसे में जो है युवा मोर्चा है जो भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सितंबर में जो है ये एक युवा रैली एक आयोजित करने जा रहा है और जो ये रैली है इसमें 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसी रैली को नाम दिया गया है युवा गर्जना रैली। तो अभी तक जो है फिलहाल पहले इसको कहा जा रहा था कि चंबा जिले में ये आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी जिले का नाम इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन जो प्लानिंग है वो चल रही है, इसकी जो काम है इसको जोरों शोरों से चल रहा है और माना जा रहा है कि सितंबर में ये रैली जो है
हिमाचल के किसी ऐसे जगह पर आयोजित की जाएगी जहां 1 लाख युवा जुटा सके भाजपा में। जी आयशा। जी टीना, देखिए इसी के साथ देखते हैं कि 1 लाख युवाओं को जुटाने की बात की जा रही है, एक लंबी रैली की तैयारी की जा रही है, पर देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा होती है वो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब इतने लोगों की भीड़ जुटाने की बात की जाती है तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? जी देखिए, जो हिमाचल का जो पुलिस विभाग है उसके साथ पहले ही मंत्रणा की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल रहता है उसी प्रोटोकॉल के तहत सारे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, जब प्रधानमंत्री ने आना होता है तो उसके आने के कुछ दिन पहले जो है एसपीजी वो सारी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले लेती है। तो ऐसे में फिलहाल अभी जानकारी ये नहीं कर पाए हैं, और ना ये अभी भाजयुमो की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये रैली होनी किस दिल्ली में है और कहाँ पर आयोजित हो रही है। तो अभी तक फिलहाल जो है भाजयुमो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जब ये रैली का स्थल निश्चित हो जाएगा तब वहां पे जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है हिमाचल पुलिस देखेगी। और अभी तक जो भी यहाँ पे हिमाचल में जो रैलियां हुई हैं, जो कार्यक्रम हुए हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो काफी पुख्ता रही है और काफी सफल जो आयोजन है यहाँ पर अभी तक सारे कार्यक्रमों के होते रहे हैं। जी टीना, अगर देखिए स्वास्थ्य को देखते हुए अगर बात करें या फिर सुरक्षा की एक बार वापस अगर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1 लाख जो लोग हैं उनका जुटाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में अब WHO द्वारा भी हाल ही के अंदर ये कहा गया है कि अभी तक जो है हम कहें कि जो कोरोना या फिर कहें कोविड है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और साथ ही में हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा भी जो है दिन पर दिन लगातार अपना कहर दिखा रही है। हाल ही में हमने 3-4 ऐसे उदाहरण देख चुके हैं जहां पर महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हम वहां पे अमरनाथ की बात करें, प्राकृतिक आपदा भी लगातार आ रही है। और साथ ही में WHO द्वारा कहा गया है कि कोविड भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि इस तरह से 1 लाख लोगों को जुटाना, और प्रशासन क्या लगता है पूरी तरह से अलर्ट हो पाएगा इस चीज को लेकर के? जी बिल्कुल, और जैसा मैंने पिछले कल भी जानकारी दी थी, 1,31 करोड़ से अधिक का जो नुकसान है मानसून में हिमाचल को सहना पड़ा है। और दूसरी तरफ प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनमें जो 33 लोग हैं उनको अभी तक अपनी जान गंवानी पड़ी है। और जो हिमाचल का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो कह रहा है कि हमने जो है जो संवेदनशील जगह है ऐसी 69 जगह जो चिन्हित की हैं, और वहाँ पे जो मॉर्निंग अर्ली वार्निंग जो अलर्ट है वैसा कोई सिस्टम लगाया गया है। तो ऐसे में आप सही कह रही हैं, जो कोविड है, कोविड की स्थिति भी काफी खराब है। हिमाचल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पिछले कल भी काफी मामले आए हैं। एक अगर सक्रिय मामलों की एक्टिव केसेस की बात करें तो 1000 से ऊपर इस वक्त कोरोना का आंकड़ा हिमाचल में पहुंच चुका है, और ये काफी डराने वाला है। तो इसको लेके जो आज कैबिनेट होनी है उसमें भी कोई अहम फैसला हो सकता है, और माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर एक अहम फैसला आज आ सकता है। और ऐसे में जो है सितंबर की जो युवा गर्जना रैली जो भाजयुमो की होनी है, तो उस पर संशय होगा, क्योंकि 1 लाख युवा जुटाना अगर कोरोना यहाँ पे नियंत्रित नहीं हो पाता है तो ऐसे में शायद ये 1 लाख युवाओं को जुटा पाने का लक्ष्य जो है भाजयुमो के सामने वो काफी मुश्किलों भरा होगा। और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 1 लाख युवाओं का एक जगह पे एकत्रित होना काफी मुश्किल है। और ऐसे में जो है जिस जिले में आयोजित होगी या जिस जगह पर ये आयोजित होगी वहां का जो प्रशासन है, स्थानीय जो जिला प्रशासन होगा, उसके लिए काफी चुनौती भरा काम रहेगा। जी देखिए टीना, इसी के साथ हम देखते हैं कि सुरक्षा तो एक बड़ा सवाल है ही, साथ ही में हम देखते हैं कि आतंकी है वो भी आतंक जो है बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो क्या लगता है कि देखिए इस तरह की जो रैली का आयोजन किया जाता है तो क्या लगता है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या फिर अपने राजनीतिक सेल्फिशनेस के लिए हम कहें कि इसको लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम हिमाचल की बात करें, वैसे शांत जिला है, पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है। अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना, आतंकी जैसी कोई बड़ी घटना हिमाचल में सामने नहीं आई है। एक खालिस्तान के जो झंडे हिमाचल विधानसभा की जो धर्मशाला विधानसभा है वहां पे लगे मिले थे, अगर उस घटना को हम छोड़ दें तो ऐसी कोई बड़ी घटना आतंकी हिमाचल में अभी तक सामने नहीं आई है। जो हिमाचल छोटा राज्य इसलिए अलर्ट पर हमेशा रखना इसको पॉसिबल है, और हिमाचल का जो पुलिस विभाग है वो हमेशा सतर्क रहता है। तो आतंकी घटनाओं से तो खैर इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन हाँ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं मानसून में जो रहती हैं, और दूसरी तरफ जो कोरोना के जो मामले हैं, ऐसे में जो है ये दोनों ही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मानसून में भी बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल को उठाना पड़ता है। और पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पे जल्दी से जल्दी उनको उन फैसिलिटीज को, उन सुविधाओं को, परिवहन जैसी सुविधाओं को रिस्टोर करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो रैली भी रखी गई है सितंबर में, आप देखेंगे कि जो मानसून है वो गुजर चुका होगा, उसके बाद जो ये रैली है वो आयोजित की जा रही है। सितंबर एंड में शायद ये रैली आयोजित होनी है, तब तक हिमाचल में मानसून से जो हालात है वो सामान्य हो चुके होंगे। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यही रहेगी कि कोविड को लेकर उस टाइम तक क्या स्थिति रहती है। अगर कोविड इसी तरह जो आज की स्थिति है तो ऐसे में जो है जो युवा गर्जना रैली है उस पर संशय जरूर रहेगा।
जी देखिए, इससे देखिए जो रैली निकाली जाएगी उससे पहले एक डिजिटल अभियान भी चलाया गया है, उस डिजिटल अभियान को लेकर के कुछ जानकारी देंगे? जी, जो ये डिजिटल अभियान है भाजयुमो का, ये जो है इनके जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर संपर्क कर रहे हैं, फ़ोनों पर संपर्क कर रहे हैं और फ़ोन पे संपर्क कर लोगों को पूछा जा रहा है कि आप किस तरह जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रिपीट का जो अभियान है, उसमें आप किस तरह अपना योगदान देना चाहेंगे? आप सोशल मीडिया पे अपना थोड़ा-सा समय दे पाएँगे या आप रैली में आ पाएँगे? इस तरह का जो अभियान है वो भाजयुमो छेड़ रही है और कोशिश यही है कि अधिक से अधिक युवा इस रैली में आए, क्योंकि आपको पहले ही बता दें कि पुलिस भर्ती लीक मामले के बाद और अग्निवीर जो भर्ती योजना है उसके बाद हिमाचल में जो युवा है माना जा रहा था कि सरकार से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में जो ये रैली है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है भाजयुमो और भाजपा दोनों के लिए। जी टीना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी, यानी कि आज जो है भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सीएम निवास पे दोपहर 12 बजे बैठक होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में मछुआ नीति को मंजूरी दी जा सकती है, वहीं कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की जा सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले होने वाली है। इस बात की भी चर्चा की कि 3 साल से लगे बैन पर पाबंदी हट सकती है और ऐसे में राज्य के कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण एक बार फिर से जगी है। ऐसे में ट्रांसफर पर बैन खुलने की मांग करने वाले तमाम कर्मचारी संगठनों के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र जो है 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इससे पहले 14 जुलाई को यानी कि आज मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक जो है उसका आयोजन किया जाएगा। आपको बताएं 14 जुलाई यानी कि आज जो है भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सीएम निवास में दोपहर 12 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में मछुआ नीति को मंजूरी दी जा सकती है, वहीं कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी जो है संभव चर्चा हो सकती है। इसी के साथ आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले होने वाली है और इस बात की भी चर्चा है कि 3 साल से लगे बैन पर भी जो है पाबंदी हट सकती है। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण फिर से जगाई है और ऐसे में ट्रांसफर पर बैन खुलने की मांग करने वाले तमाम कर्मचारी संगठनों के लिए आज जो बैठक होने वाली है वो अहम साबित होने जा रही है। और इसी के साथ आपको बताएं कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिससे पहले आज 14 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बताया इस कैबिनेट बैठक में 2 से 3 जो है आज एक बड़े और अहम फैसले जो है लिए जा सकते हैं। बात करें राज्य के कर्मचारियों के लिए भी जो आज की बैठक है वो एक उम्मीद की किरण बन के आई है, क्योंकि ट्रांसफर पर बैन खुलने की मांग को लेकर तमाम कर्मचारी संगठनों के लिए ये बैठक बहुत ही अहम साबित हो सकती है। और साथ ही में आपको बताएं कि सीएम निवास में दोपहर 12 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में जो है मछुआ नीति को मंजूरी भी कहीं ना कहीं दी जा सकती है। वहीं कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी जो है आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले होने वाली है और इस बात की भी चर्चा है कि 3 साल से लगे बैन पर भी आज इस बैठक में जो है पाबंदी हट सकती है। और ऐसे में राज्य के कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण एक बार फिर से जगी है कि ट्रांसफर पर बैन खुलने की मांग वाले तमाम कर्मचारी संगठनों के लिए आज की बैठक जो है बड़ी ही अहम साबित होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो जी हम देखते हैं कि आज जो है एक अहम बैठक जो है बघेल की जो सामने आ रही है, क्या कुछ खास अपडेट है इस पर? जी निशा, आज 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट बैठक आहूत की गई है। इसमें प्रदेश के सभी मंत्री जो हैं वो शामिल रहेंगे और इसमें जैसा कि अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि ट्रांसफर नीति जो है कोरोना काल में लगभग पिछले 3 साल से ट्रांसफर प्रदेश में सभी स्तर पर रुके हुए थे। विशेष तौर पर बात करें तो शिक्षा विभाग जो है इससे बहुत प्रभावित रहा है। तो इन सारे विभागों में ट्रांसफर जो है वापस से बहाल किए जा सकते हैं और एक जो रूटीन प्रोसेस होता है ट्रांसफर जो है उसमें वापस आ जाएंगे। तो एक तो ये ट्रांसफर नीति की बात के लिए और दूसरा जो जब कांग्रेस सरकार में आई थी उनका मैनिफेस्टो जो बना था उसमें मछुआ नीति का एक जो जिक्र किया गया था
तो निशा, मछुआ नीति पर भी आज बड़े फैसले की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी देखिए, साथ ही में कहा जा रहा है कि देखिए मछुआ नीति पर जो है एक बड़ा फैसला आ सकता है, उस पर चर्चा होगी। मछुआ नीति के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी स्वाति, देखिए मछुआ नीति पर जो है आज की कैबिनेट बैठक के अंदर कहा जा रहा है कि उसको मंजूरी दी जा सकती है। मछुआ नीति के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी आयुषी, देखिए मछुआ नीति जो है वो एक महत्वपूर्ण पहल सरकार की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि जब सरकार में नहीं आई थी कांग्रेस पार्टी, तब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया था उसमें सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने का इनका एक निर्णय था। और मछुआ नीति जिसमें मछली पालन की बात कही जाती है, एक बड़ा एक ठीक ठाक जनसंख्या है प्रदेश की जो बहुत लोगों को प्रभावित करती है, तो मछली पालन के क्षेत्र में उसको खेती के तौर पर किए जाने के क्षेत्र में उसको भी समर्थन मूल्य और इस तरह की जो बाकी चीजें हैं उसको कृषि के स्तर पर लाने की जो बात है वो इसमें निकल कर आने की संभावनाएं हैं आयुषी। जी देखिए, इसी के साथ हम देखते हैं कर्मचारियों के लिए जो कहीं ना कहीं बैठक है वो अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफर जो है उसके ऊपर बैन की कहीं ना कहीं इस पर एक अहम चर्चा होगी, या फिर कहेंगे एक अहम फैसला जो सुनाया जा सकता है। उस क्या कुछ अपडेट है उस पर? जी आयुषी, देखिए कि ट्रांसफर जो है वो पहले ही कोरोना काल के समय से बहुत प्रभावित रहा है, क्योंकि एक सरकारी जो जॉब के लीजिए, नौकरी के लीजिए, उसमें निरंतर जो ट्रांसफर है वो होते रहता है, एक प्रक्रिया है। उसके संबंध में ये देखा जा रहा है कि कुछ फैसले की तरफ तो है सरकार, कुछ मांग जो है वो सरकारी कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी उठी थी कि ये बहुत दिन से रुका हुआ है, या कुछ परिस्थितियों में जो ट्रांसफर होते हैं उसको भी उस पे भी वो कुछ फैसला सरकार की तरफ से चाह रहे हैं। तो आयुषी, इसमें आज कुछ सरकार की तरफ से फैसला आने पर तो है, लेकिन अभी इसमें स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या उसमें निर्णय लिया जाता है। क्या ये जो कर्मचारी संगठनों की मांग उठ रही थी उसके पक्ष में होगा, या सरकार जो एक मंशा बना रही थी कि किस ढंग से ये पूरा कार्य जो है वो संपादित होगा अभी तक, क्योंकि ट्रांसफर जो है वो एक बेसिस पे होता था कि भाई आपका कार्यकाल पूरा हो गया है यहाँ से तो आपको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अब क्योंकि कोरोना काल 3 साल लगभग हो चुका है, इस पे ट्रांसफर हुआ नहीं है, उसके पहले भी कुछ मांगे उठ रही थी, तो इन सारी चीजों को लेकर अभी देखा जाना है कि कैबिनेट आखिर इस पे क्या फैसला लेती है। उनके फैसले के पूर्व कुछ बता पाना आयुषी यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं है। जी सोती, साथ में देखते हैं कि जो 12 बजे है वो एक भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक की मानी जा रही है। क्या लगता है कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? जी, तमाम जो मंत्री है प्रदेश के, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, हर विभाग के जो बाल विकास मंत्री हैं, सभी मंत्रियों के यहाँ पर उपस्थित रहने की बात कही जा रही है। साथ ही जो प्रशासनिक अमला है पूरा, सीएस कह लीजिए अमिताभ जैन साहब, सचिव कह लीजिए, सचिव और सीएस जो है वो सभी इसमें उपस्थित रहेंगे आयुषी। जी स्वाति, साथ ही में देखते हैं कि मॉनसून सत्र से पहले इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है कि मॉनसून को देखते हुए क्या कुछ बड़े अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं? जी आयुषी, देखिए मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है। भाजपा जो यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो लगातार इस कोशिश में रहती है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए, और इसी कार्यक्रम में आज इस कैबिनेट बैठक में भी कुछ फैसले किए जा सकते हैं कि किस तरह उन्हें जवाब देने हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चालू हो चुका है प्रदेश में। इसके पहले का भी जो बजट सत्र था वो पूरा ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन प्रश्नों को बुलवाया गया था, तो प्रश्न तो लगने शुरू हो चुके हैं और लगभग जवाब भी तय किए जा चुके होंगे अधिकारियों की तरफ से जो प्रश्न उत्तरी होता है उसके लिए। लेकिन विपक्ष से जितनी हमारी चर्चा हुई थी, बात हुई थी, वो लगातार ध्यानाकर्षण के माध्यम से हर बार सरकार को घेरती है। तो इसी तरह इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो कैबिनेट की बैठक में ये बिल्कुल अहम चर्चा होगी आज के मॉनसून सत्र में सरकार अपनी क्या तैयारियां कर रही है और किस तरह से जो पूरे प्रदेश की स्थिति है उसको विधानसभा के माध्यम से जनता के सामने रखेगी। इसी के साथ देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है उनका भी कल जो है आना हो सकता है रायपुर, तो उसको लेकर क्या लगता है कि इस राष्ट्रपति जो चुनाव होने वाला है पद को लेकर के, उसके लिए भी इस बैठक में कुछ चर्चा होगी उनके आने से पहले? जी देखिए, बैठक में इसकी कितनी चर्चा होगी वो तो एक विषय है ही आयुषी, पर प्रदेश जो है वो आदिवासी बहुल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आदिवासी बहुल प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर जो आदिवासी कार्ड है वो बहुत एक स्तर पर चल ही रहा है। कल विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था जहां पर उनके पक्ष में वोट देने की अपील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की थी।
जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी रहे हैं, नंद कुमार साहे इनके बड़े नेता है भाजपा के, वो भी रहे हैं। तो जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की वो भी आदिवासी हैं। तो इस तरीके से इसको पूरा आदिवासी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है और प्रदेश के हित के लिए बताते हुए उनके पक्ष में वोट मांगा जा रहा है। तो कल बीजेपी की पीसी में जो तय किया गया है कि किस ढंग से उनका स्वागत किया जाएगा और वो एक भव्य कार्यक्रम के तौर पर इसको ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेशक इसमें, क्योंकि शिवसेना अभी बीजेपी के समर्थन में आ गई है राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए, तो ऐसे ही बहुत सारी पार्टियां हैं बकौल बीजेपी की वो उनके समर्थन में आ गई है। तो अब कांग्रेस का देखना यह है कि क्योंकि उनके अपने उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रदेश जो है वो आदिवासी बहुल है, तो कितना क्या इनका निर्णय रहता है वो देखने वाला रहेगा। ये स्वाति, बहुत बहुत आयुषी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आज से श्रावण शुरू होते ही विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो गया है। आज से 26 जुलाई तक हाईवे और कांवड़ पटरी शिव भक्तों के हवाले हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग व ऊर्जा निगम ने अपनी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हाईवे पर प्रकाश और पानी की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन करीब 1 महीने से तैयारियों में जुटा हुआ था। आखिरकार लंबी भागदौड़ और मशक्कत के बाद अब कांवड़ पटरी पर कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ पटरी पर ऊर्जा निगम ने प्रकाश व्यवस्था कर दी है। बिजली गुल होने की स्थिति में जगह जगह जनरेटर भी रखे गए हैं। वहीं जल संस्थान में कांवड़ियों के लिए टैंक रखकर पानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा कलियर से मोहनपुर तक नगर निगम ने 15 से अधिक जगह पर अस्थायी शौचालय भी तैयार कर दिए गए हैं। आपको होता है आज से जो है सावन शुरू होने वाला है और इसी के साथ में जो है विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा का भी आज से आगाज हो गया है। आपको पता है आज से यानी कि 26 जुलाई तक, आज से 26 जुलाई तक हाईवे और कांवड़ पटरी शिव भक्तों के हवाले हो जाएगी। और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग व ऊर्जा निगम ने भी अपनी अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। हाईवे पर प्रकाश और पानी की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन करीब 1 महीने से तैयारियों में जुटा हुआ था। आखिरकार लंबी भागदौड़ और मशक्कत के बाद अब कांवड़ पटरी पर कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ पटरी पर ऊर्जा निगम ने प्रकाश व्यवस्था की है। बिजली गुल होने की स्थिति में जगह जगह जनरेटर भी रखे गए हैं। वहीं जल संस्थान में कांवड़ियों के लिए टैंक रखकर पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है। और इसके अलावा कलियर से मोहनपुरा तक नगर निगम ने 15 से अधिक जगह पर अस्थायी शौचालय भी तैयार कर दिए हैं। आपको बताएं कि कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों के अंदर खासा हर्षोल्लास देखा जा सकता है। और ये जो कांवड़ यात्रा है आज से शुरू होकर 26 जुलाई तक हाईवे और कांवड़ पटरी पर शिव भक्तों से भरी हुई देखी जा सकेगी। आपको बताएं कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लंबे समय से इस कांवड़ यात्रा का जो है इंतजार करते हैं और आज से जो है उनका इंतजार खत्म हो चुका है। प्रशासन के द्वारा भी जो है पूरी तैयारी इस कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरी तरह से कर ली गई है। बात करें बिजली की बात, तो उन्होंने भी अपने जो है पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास कुमार हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, हम देखते हैं कि आज से जो कांवड़ यात्रा है उसका जो है आगाज हो चुका है। क्या कुछ खास अपडेट है, क्या कुछ देखा जा सकता है वहां का माहौल? कांवड़ यात्रा जो रुकी हुई थी, आज कांवड़ यात्रा जो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और इस वक्त हम मौजूद थे कांवड़ पटरी पर। लंबे समय के बाद जो कांवड़ यात्रा रुकी हुई थी और प्रशासन ने अपनी 2 साल बाद तैयारियां पूरी कर ली है और अभी हम मौजूद है कांवड़ पटरी पर। ये कांवड़ मार्ग है जो बड़े पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी हाँ जी।
और जी देखिए, इसी के साथ हम देखते हैं कि हाल ही में अमरनाथ यात्रा भी गई थी, तो उसके अंदर जो ये प्राकृतिक आपदा आई, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि भक्तों के मन में कहीं ना कहीं डर और भय बैठ चुका है। क्या लगता है, लोगों का उत्साह अभी भी उतना ही है या फिर उस प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों के उत्साह में कुछ कमी आई है? जी उत्साह तो पूरा है, अभी भी भारी संख्या में अभी भी कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं और आज से ही कांवड़ का आगाज हो चुका है और अभी जैसे ही धीरे धीरे कांवड़ बढ़ती जाएगी और वक्त हरिद्वार पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे और अपनी गतिविधियों के लिए भी अभी हल्के थोड़े थोड़े कांवड़िया अपने रवाना हो रहे हैं। और जीविकास देखिए, साथ ही में हम देखते हैं कि आपके आसपास भी हम देख रहे हैं कि काफी जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा के लिए जो उन्होंने रवानगी ले ली है, उनसे क्या कुछ बात हो सकती है? क्योंकि उनका देखिए उत्साह भी देखने वाला होता है कि सावन को या फिर कांवड़ यात्रा को, जो सावन का भी आज से आगाज हो चुका है, कांवड़ यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो भक्तों से कुछ बात करवा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कराना चाहूंगा। कोई अभी मेरे साथ कोई सहयोगी नहीं है, जैसे कोई जाएगा तो मैं आपको बात करूंगा। जी जी, तो देखिए इसी के साथ विकास हम बात कर लेते हैं कि देखिए प्रशासन क्या पूरी तरह से तैयार है? कांवड़ यात्रा भी जो कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, कहीं ना कहीं भक्तों में कहीं ना कहीं बड़ा हर्षोल्लास रहता है। बहुत समय से जो भक्त हैं इस यात्रा का जो है इंतजार कर रहे थे, तो प्रशासन ने क्या अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है उनकी सुरक्षा को लेकर? क्योंकि देखिए अभी अगर सबसे ज्यादा बात करें तो सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है, तो सुरक्षा के लिए क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? अभी आपको हम बता दें कि डीजीपी साहब ने कल ही ब्रीफिंग की थी पुलिस प्रशासन के साथ। हेलो जी विकास, आपको आवाज आ पा रही है? हेलो जी देखिए, सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा सवाल होता है, जो अभी आप बता रहे थे कि डीजीपी ने भी जो है इनका दौरा किया था। क्या लगता है पूरी तरह से अलर्ट है प्रशासन अभी? प्रशासन पूरी तरह अपना तैयार है और क्या वो रात को ही ब्रीफिंग की थी कल उनके साथ, हालांकि कई घंटे तक उनके साथ बैठक भी की गई है, कावड़ पट का भी उन्होंने मार्क किया है। जी आइए। अच्छा जी, तो देखिए इसी के साथ देखिए कांवड़ यात्रा के कुछ महत्व के बारे में बता सकते हैं आप हमें? जी विकास, हम लोग देखते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं, कांवड़ यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। उनके चेहरे पर क्या खासा उत्साह देखा जा सकता है? क्या खुशी की लहर दौड़ रही है उनके मन में? क्या वो प्रशासन को लेकर के, तैयारियों को लेकर के खुशी है उनमें? मेरे पास कावड़, आपका नाम क्या है, क्या महत्व होता है कावड़? क्या महत्व होता है कावड़? कावड़ का ये मतलब ये है, अपने मंदिर पे जाके चढ़ाएंगे, जब जाके अपने मंदिर को वो करेंगे, क्या बोलते हैं, अपने मंदिर से मंदिर खंडित हो जाता है, जैसे जान पवित्र हो जाएगा, तो जब चढ़ा देते हैं मंदिर। कहाँ से आए? पलवल से। कैसे यात्रा पूरी करेंगे? कैसे करेंगे? जी आयुषी, जैसे हमने अभी बात की है कावड़ यात्री से कि वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लंबी सफर यात्रा करके जा रहे हैं। जी विकास, आप बिल्कुल इनसे पूछिए कि अमरनाथ यात्रा के बाद में, उन प्राकृतिक आपदा के बाद में क्या लगता है, डर है इनके मन में या फिर वही हर्षोल्लास के साथ में वो अभी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं? जैसे अमरनाथ यात्रा में आपका ये क्या उससे बहुत उत्साह है? हाँ, तो सुनने में ऐसा आया कि यहाँ पर बंद है, साधु भी नहीं है, हम साधु है, जा रही पब्लिक, जब इनको बोले जाया रात जाए शंकर भगवान की जी विकास, इसी के साथ में देखते हैं कि जो महिलाओं और बच्चों की संख्या किस तरह से देखी जा सकती है। आपके आसपास देखा जा रहा है कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उसमें महिलाओं और बच्चों की अगर संख्या की बात करें तो उनकी संख्या के बारे में कुछ बताएंगे? क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं और बच्चों की संख्या भी उतनी ही है? कि जो प्रशासन ने अनुमान लगाया कि 4 करोड़ कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचेगा, तो अब प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज से ही 26 जुलाई तक ये कांवड़ मार्ग जो है और हाईवे जो है कांवड़ियों के हवाले हो जाए कर दिया गया है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल राजधानी लाइव में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।